हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। आज हम करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो करेंगे, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और रिपीट भी हुए हैं काफ़ी टाइम, तो वो सभी मैंने नोट किए हैं आपके लिए। आज सुबह से ही मैं इस वीडियो के लिए काम कर रही थी। विद सॉल्यूशन आपको मतलब क्वेश्चन भी बताऊंगी, मैं उसका आंसर भी बताऊंगी कैसे लिखना है, साथ साथ हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको इसके लिए चार्ज नहीं करना, ठीक है। तो देखो हम करते हैं स्टार्ट। आप एक बार ये चेक कर लेना, क्योंकि मैंने वैसे तो यूनिट वाइज ही नोट किए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, बट फिर भी क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में आपको यूनिट तो मेंशन नहीं होती ना, तो मैंने हो सकता है कि यूनिट 2 का क्वेश्चन यूनिट 1 में ना हो गया हो, तो इट डजेंट मैटर, आप क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट एंड अ रैंडम इवेंट। क्या होती प्रोबेबिलिटी? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, कि किसी भी इवेंट के आने के चांसेस कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो यहाँ पे हमने इसको तो स्मॉल एन से डिनोट किया और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? स्मॉल एन अपॉन एन। अगर एग्जाम में सिर्फ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आती है तो आप इसको यहाँ तक करके आओगे, बट अगर आपसे वो पूछता है साथ में व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट एंड अ रैंडम इवेंट, देखो अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम हमेशा मान के चलते हैं कि वो 1 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी 1 कैसे आती है? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 1 आता है। तो ये तो थी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। बट कोई हम इम्पॉसिबल इवेंट ले लें, जैसे कि अगर आज मंडे है तो मैं कल, ऑब्वियसली बात है ट्यूसडे तो होगा ही, बट अगर मैं कह दूँ कि नहीं कल ट्यूसडे नहीं होगा, कल वेडनेसडे होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो कल ट्यूसडे तो है, कल वेडनेसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट मैंने ले लिया। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 और किसी भी सर्टेन और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी होती है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो इसको लाइक कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स आपको डिफाइन करनी है एक सिस्टम के लिए, और ये बताना है हाउ आर दीज रिलेटेड फॉर अ सिस्टम व्हेन पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। माइक्रोस्टेट का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्टेट का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स की डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, और मैक्रोस्टेट का क्या मतलब है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। उनको एक दूसरे से अलग किए बिना जब हम डिस्टिंग्विशेबल कर उनको अलग मतलब डालते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रोस्टेट। जैसे कि कोई एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपके हाथ में 2 बॉल्स दे दी जाए और आपके सामने 2 बॉक्स रखे हैं, तो अब आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, आपको तो नहीं पता कि जो आपके हाथ में बॉल है वो कौन से कलर की है। तो क्या पॉसिबल चांसेस है उस, देखो चांसेस तो ये भी है कि आप उस बॉक्स के अंदर बॉल डालो ही ना, बट यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो इस चीज़ की बात करेंगे कि उस बॉक्स के अंदर बॉल डलने की चांसेस क्या है। हो सकता है कि एक जो आपके सामने बॉक्स रखा है आप उसी में दोनों बॉल्स डाल दो, है ना। या फिर हो सकता है कि एक में दोनों डाल दो, यानी कि मैं कह रही हूँ कि अगर ये वाला एक बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, हो सकता है कि आप दोनों बॉल इसी में डाल दो, इसमें एक भी ना डालो। हो सकता है कि आप इसमें एक भी ना डालो और इसमें डाल दो, और या फिर हो सकता है कि आप इसमें एक डाल दो और इसमें एक डाल दो। अब क्योंकि आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने इस वाले में जो बॉल डाली है वो ग्रीन है कि रेड है या कि ब्लू है, नहीं पता आपको, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप उसके अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट यही काम अगर मैं आपको आपकी आंखों पर से पट्टी उतार के दूँ तो क्या कर सकते हो आप? हो सकता है कि रेड और ग्रीन दोनों बॉल इसमें डाल दो, इसमें एक भी ना डालो, इसमें आप रेड और ग्रीन डाल दो, इसमें एक भी ना डालो। अब इसमें आप रेड डाल दो, इसमें आप ग्रीन डाल दो, और यहाँ पे एक आपका बढ़ जाता है चांस
कि इसमें आप ग्रीन डाल दो और इसमें आप रेड डाल दो। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है कि एक में 2 दूसरे में 0, एक में 0 दूसरे में 2, एक में 1 एक में 1, तो इसके भी आगे फर्दर 2 स्टेज बन जाती हैं। इनको बोलते हैं हम मैक्रोसेट्स एंड माइक्रोसेट्स। यहाँ पे ये लिख रखा है। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करें तो नंबर ऑफ माइक्रोसेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्रोसेट्स, क्योंकि अब हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना, तो 3 ही आपकी माइक्रोसेट बनेगी और 3 ही आपकी मैक्रोसेट बनेंगी। बट अगर इसकी बात होती है डिस्टिंग्विशेबल की तो वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपने सिलेबस किया होगा, आपको अच्छे से आता भी होगा। ये मैंने आपको जस्ट एक बार ओवरव्यू दे दिया। अब आ जाओ इस पे, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हुए हैं जो आए हुए हैं, बट ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, तो इसको बड़े अच्छे से करना। देखो क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोसेट, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू। किसी पेपर में तो ये क्वेश्चन इतना ही दे रखा है और किसी में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, नेम द फैक्टर्स विच डिटरमाइन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोसेट। तो अगर फैक्टर्स पूछे सिर्फ तो फैक्टर्स लिख के आना, अगर कंप्लीट क्वेश्चन आए तो कंप्लीट जो लिख रखा है वो लिख के आना है। अगर आपसे वो सिर्फ पूछे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, तो इन दोनों को आपने आंसर करना है। देखो होता क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोसेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैक्रोसेट्स इज कॉल्ड इट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और फ्रिक्वेंसी। क्या होता है कि मैक्रोसेट के कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोसेट्स के नंबर ऑफ माइक्रोसेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्रोसेट, यानी कि एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आपकी माइक्रोस्टेट्स हैं, उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रिक्वेंसी। इसकी कम से कम वैल्यू तो 1 है, ज़्यादा ये कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करता है वो ज़रा देख लेते हैं हम। तो इन दोनों क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए। अब इसके फैक्टर्स पे आ जाओ। तो फर्स्ट फैक्टर है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स तो नहीं है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये। नेचर ऑफ पार्टिकल्स वेदर दीज आर डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये चीज़ डिपेंड इस पे करती है कि वो पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल है। थर्ड आता है नेचर ऑफ कंपार्टमेंट्स इनटू व्हिच द स्पेस ऑफ गिवन सिस्टम इज डिवाइडेड, ये कंपार्टमेंट की नेचर पे भी डिपेंड करती है जिसमें आपने सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है। देन फोर्थ इज नंबर ऑफ सेल्स इन विच ईच कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड, कि आपने कंपार्टमेंट को डिवाइड तो किया हुआ है, उसके अंदर सेल्स कितनी है हर एक कंपार्टमेंट में, उस पर भी डिपेंड करता है ये चीज़। तो ये थे आपके फैक्टर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना। फोर्थ वन इज गिव थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अगर एग्जाम में सिर्फ थर्मोडायनेमिक आती है तो सिर्फ आपको इतना करके आना है, अगर स्टैटिस्टिकल आती है तो ये करके आना है। और दूसरे तरीके से जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि मतलब राइट द रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, हाँ ये था क्वेश्चन कि आपको स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी यानी कि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन बताना है। आपको थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन बताना है। तो सिंपली आपको ये एक लाइन लिखनी है, S इज इक्वल्स टू K log W, क्योंकि W क्या है यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और S क्या है एंट्रोपी। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है तो सिर्फ आपने ये लाइन लिखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। थर्मोडायनेमिकली एंट्रोपी विच इज डिनोटेड बाय S is a physical quantity which remains constant for a system when it undergoes any reversible and adiabatic change, and equilibrium state of a system is state as maximum entropy। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहती है अगर हमारा सिस्टम किसी रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है उसमें, या फिर कोई एडियाबैटिक चेंज आता है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, तो ये हमारी जैसी थी वैसी ही रहती है। इसका मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये मैथमेटिकली था। अब अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन की, वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू, जहाँ पे डब्ल्यू आपका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है और एस आपकी एंट्रोपी है। दोबारा से बता देती हूँ, मैंने देखा ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, तो आपको ये लाइन लिखनी है उसमें। क्लियर है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसमें 3 टर्म्स हैं, तो पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस एंड फेज स्पेस। किसी किसी पेपर में हो सकता है कि सिर्फ आपको फेज स्पेस ही पूछा गया हो, तो वो आप देख लेना, जो भी आपसे पूछा गया वो आपने लिख के आना है। तीनों ही डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे तीनों इंक्लूड कर दी। देखो पोजीशन स्पेस क्या होता है, 3D स्पेस इन विच पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज स्पेसिफाइड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स ईच
इज़ कॉल्ड पोजीशन स्पेस। कि एक 3D स्पेस है जिसमें कोई भी पार्टिकल हमने अगर लोकेट कर दिया तो उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड अगर हमें पता हो तो हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको तो बोला जाता है पोजीशन स्पेस। दूसरा आता है मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस क्या है? स्पेस इन विच डायनेमिक स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड मोमेंटम स्पेस। उसमें आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थे, इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स मोमेंटम हो जाएं तो हम पार्टिकल्स की जो पोजीशन बताएंगे जिस स्पेस में वो होंगे उस स्पेस को बोला जाएगा मोमेंटम स्पेस। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है फेज स्पेस, क्योंकि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो हम नया पढ़ते हैं वो क्या है? फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या है? इट इज़ अ 6 डायमेंशनल स्पेस। इसके 3 और इसके 3 दोनों को मिला के क्या बन जाता है? इट इज़ अ 6 डायमेंशनल स्पेस इन विच state of a particles is specified by a set of 6 coordinates and is the combination of position space and momentum space। तो इन दोनों को मिला के जिसमें आप पार्टिकल्स की पोजीशन की स्पेस भी बताते हो और मोमेंटम का स्पेस भी बताते हो, उस स्पेस को बोला जाता है फेज स्पेस। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि फेज स्पेस क्या है? पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ कि सेकंड, यहाँ से देखो अब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गई थी। मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही, यूनिट 1 यूनिट 2 ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कंपलसरी में कोई यूनिट नहीं होती, तो ये चीज़ आप खुद देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन इंडेक्स? इज इट सेम फॉर क्लासिक एंड क्वांटम सिस्टम? ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या है और क्या इन दोनों के लिए सेम होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स। कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जितने होते हैं उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स। इफ़ Ni be the number of particle in a compartment which is supposed to be divided into Gi cells, then occupation index is equals to। अगर आपके पास Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उसको आपको डिवाइड करना है Gi सेल्स में, तो उसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा? Ni/Gi। उसके बाद उन्होंने पूछा था ना कि क्या क्लासिकल और क्वांटम के लिए सेम होता है? वैल्यू ऑफ ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर क्लासिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इन दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड था, इसको भी कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन का जो यूज़ है, जो हमने कल आर्टिकल किया था ना एक, उसमें भी मैंने आपको बताया था इसका यूज़ क्या था। ये व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन मोमेंटम इंटरवल P to P + GV। आपके बुक में पूरा बड़ा आर्टिकल है, ये पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है। तो अगर कंपलसरी में आया तो सिर्फ अपने क्या लिखना है? फॉर गिवन सिस्टम नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स GPTP इन द मोमेंटम इंटरवल P एंड P + GV इज गिवन बाय। किस तरह से निकालते हैं हम इसको? अवेलेबल वॉल्यूम एंड गिवन मोमेंटम इंटरवल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच फेज सेल। कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है इस इंटरवल के बीच में और डिवाइड कर देते हैं हम उसको एक स्पेस सेल के वॉल्यूम से। तो इसके फॉर्मूला क्या बन जाता है? V 4πp² dp/h0³। ये वैल्यू पूरी सॉल्व करनी आपको आती भी होगी, कंपलसरी में आए तो सिर्फ अपने इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो। वाई एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ अ सेल इन अ फेज स्पेस फॉर क्वांटम पार्टिकल कैन नॉट बी जीरो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड था। वाई एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ अ सेल इन अ फेज स्पेस फॉर क्वांटम पार्टिकल कैन नॉट बी जीरो। कि फेज स्पेस में जो सेल का एलिमेंट्री वॉल्यूम है वो क्वांटम पार्टिकल के लिए ज़ीरो क्यों नहीं होता? तो हम लिखेंगे वी नो दैट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इज गवर्न बाय Heisenberg's uncertainty principle, according to which maximum size of a cell in phase space cannot be less than h⁻³ कि क्वांटम स्टैटिक्स में हमें पता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी जो फेज स्पेस में साइज़ है सेल का वो क्या है? कैन नॉट बी लेस देन h³। मैक्सिमम जो साइज़ है ना वो h³ से कम नहीं हो सकता। इस वजह से जो आपका साइज़ है वो ज़ीरो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस पे काम करता है। वो ये कहता है कि जो मैक्सिमम साइज़ है किसी भी सेल का किसी भी फेज स्पेस में वो h⁻³ से कम नहीं हो सकता। और ये तो ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं होगा। हम लिख देंगे कि देयरफॉर द एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ सेल इन द फेज स्पेस कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हाउ दीज आर रिलेटेड विद टेम्परेचर। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे पूछ लें कि डिफाइन रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड राइट द रिलेशन विद टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ तीनों को ही लिख दिया ताकि इसमें से कोई भी पार्ट आए तो आप इजीली उसको कर सको। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड
पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की जो भी हमारी स्पीड होती है उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसका रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ, वी मैक्सिमम, इसका रिलेशन है √2kT/m। इन वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, इन वैल्यूज़ को ध्यान से याद करना कि वी मैक्सिमम क्या है 2kT/m²। उसके बाद है एवरेज और मीन स्पीड। तो एवरेज और मीन स्पीड क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास 10 गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 से लेकर 10 तक उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो वो उसका एवरेज हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है 8kT/m²। ठीक है, टेम्परेचर के टर्म्स में इसका फॉर्मूला ये है। रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है, इट इज़ डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। आपने क्या करना है, ये किसका एवरेज होता है, हर किसी गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड की स्क्वायर का ये क्या है, एवरेज है। कौन सा, रूट मीन स्क्वायर, और इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, √3kT/m। क्लियर है, वेयर k इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड M इज़ द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने ये वीडियो इस तरह से बनाई है कि आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन अगर मैं सिर्फ बता देती तो आपको फिर ये रहता कि हमें आंसर कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन भी पता चल जाएगा आपको और आंसर भी पता चल जाएगा। और अगर किसी को ये नहीं आते हैं तो आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, अगर आपके पेपर में कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर ये चीज़ अप्लाई करना, उसको इस फॉर्म में लिख कर आना, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता है ना तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। आप खुद देखो, मैंने अब ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो डिफरेंस है बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स में, उसको मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। तो इस पेज में आपको ये कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है ना, ऐसा देखते ही हाँ कि भाई हाँ समझ में आ रहा है, और एग्जामिनर के लिए चेक करना भी काफ़ी आसान हो जाता है कि हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो इजीली चेक हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो डिफरेंस वाला कोई क्वेश्चन होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसको इस तरह से अटैम्प्ट करके आया करो। ठीक है, अब देखो हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस एक बार क्लासिकल और क्वांटम के बीच में। ये स्टैटिस्टिक्स आपकी एप्लीकेबल होती है उन पार्टिकल्स पे जो कि डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जबकि ये होती है उन पार्टिकल्स में जो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। यहाँ पे क्या है, अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। जितना हम छोटा बनाना चाहें फेस स्पेस सेल का वॉल्यूम उतना बना सकते हैं, बट यहाँ पे h⁻³ से छोटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्वांटम, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्वांटम के अंदर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है, जो कि कहता है कि h⁻³ से छोटा साइज आप इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अब, देयर इज़ नो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्वांटाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे होता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, बट यहाँ पर लिमिट होती है। यहाँ पे है देयर कैन बी मोर देन 1 माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट, बट यहाँ पे हर एक माइक्रोस्टेट के लिए एक ही मैक्रोस्टेट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना देयर कैन बी ओनली 1 माइक्रोस्टेट फॉर ईच माइक्रोस्टेट, ये कर लेना इसको। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस। अब देखो बोसॉन्स और फर्मियोन्स के बीच में डिफरेंस देखना है हमें। बोसॉन्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं पार्टिकल्स ऑफ, और इनकी जो स्पिन होती है वो या तो ज़ीरो होगी या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होगी। और ये किसको ओबे करते हैं, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। हमने क्या पढ़ा बोसॉन्स के बारे में, तो ये आइडेंटिकल है, दूसरा ये इंडिस्टिंग्विशेबल है, तीसरा इनकी स्पिन ज़ीरो या फिर इंटीग्रल होती है, और चौथा ये कि ये बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी डिफरेंस में लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका आइडेंटिकल का, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरह से अगर आप इसको लिखोगे तो। एग्जाम्पल में क्या है, हीलियम एटम्स एट लो टेम्परेचर, इसके एग्जाम्पल्स हैं पाई, मिजोम्स एंड फोटोन्स। ये आपने पढ़ी लिए होंगे तो आपको अच्छे से आते भी होंगे। उसके बाद अगर फर्मियोन्स पे, फर्मियोन्स क्या है, आइडेंटिकल हैं बट इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इनकी जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल होती है, और ये किसको फॉलो करते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और ये किसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे आपकी कौन सी थी, बोज आइंस्टाइन थी, और यहाँ पे कौन सी है, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब क्योंकि हमने बोसॉन और फर्मियोन्स की ही बात की है तो उसके बेस पे क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में। एक तो ये पूछा गया था और शायद ये था, ये तो था ही, और हीलियम का भी था, तो ये दोनों थे। तो मेरे को लगा कि मैं आपको इसके जो भी 6 के 6 पार्ट किए हुए हैं ना वो ही आपको मैं दे दूँ, ताकि आप
कोई भी आ जाए इसमें से तो वो कर पाओ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से बोजोन कौन सा है और फर्मियोन कौन सा है। ये तो आपको अच्छे से आती होगा, ये तो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो, यानी कि नॉन मेडिकल के हो तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके पास 2 फर्मियोन्स है, 2 फर्मियोन्स है तो ये एक बोसोन है। 3He+ है, इसके पास 3 फर्मियोन्स है तो ये एक फर्मियोन है। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या है, इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इसके पास 4 फर्मियोन है, 4 फर्मियोन है तो ये एक बोसोन है। अगर इसके पास 6 फर्मियोन है तो भी एक बोसोन है। अगर 7 फर्मियोन है तो फर्मियोन हो जाएगा, यानी कि 2, 4, 6 फर्मियोन्स हो तो बोसोन, और अगर 7, 5 यानी कि ओड हो तो वो फर्मियोन हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 4 फर्मियोन हो गए, तो 4 है तो वो एक बोसोन है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्वेश्चन भी, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया था। एक्सप्लेन वाई एट ऑक्यूपेशन इंडेक्स लेस देन 1 BE and FD statistics give the same results as MB statistics। ये कह रहे हैं कि क्यों 1 से लेस होता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स, और ये बताओ मतलब कि जो BE और FD स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट है क्या वही MB स्टैटिस्टिक्स का भी रिजल्ट है। तो देखो F जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट होती है NU/DU = GU/DU by e⁴ e⁴u/kT+1। और जो बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लो है उसकी स्टेटमेंट में क्या होता है, इस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। और जो आपका MB डिस्ट्रीब्यूशन लो है उसमें क्या होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता, सीधा ही होता है। ठीक है। फॉर लोअर ऑक्यूपेशन इंडेक्स NU/GU की वैल्यू ना लेस होगी 1 से। अगर ये वैल्यू लेस होगी तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या होगा, ये वैल्यू भी बड़ी होगी 1 से और ये वाली वैल्यू भी बड़ी होगी 1 से, क्योंकि NU/GU लेस है 1 से तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा। सो नेग्लेक्टिंग 1 एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम इसमें से 1 को नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि ये भी 1 से बड़ा ये भी 1 से बड़ा, इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं इसमें से 1 को नेग्लेक्ट कर दूँ इसमें से 1 को नेग्लेक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, इसमें से हट जाएगा इसमें से भी हट जाएगा। और ये ही वैल्यू किसकी है, आपकी इसकी है, और ये किसके लिए था, MB के लिए था। तो ये लिख रखा है कि इनमें से अगर आप 1 को नेग्लेक्ट कर दो तो हमें ये मिल जाएगा जो कि क्या है, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए है, और किसके लिए है, BE के लिए भी है, और कौन सेम किसके लिए है, ये MB के लिए है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना ज़रूर। उसके बाद आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय फोनॉन, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन अ फोटोन एंड फोनॉन। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लेटिस वाइब्रेशन इज फोनॉन, वाइल फोटोन इज द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन तो क्या होती है, क्वांटम होती है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और ये क्या होती है, लेटिस वाइब्रेशन की एनर्जी होती है फोनॉन। बोथ हैव सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। अगर आप इनकी एनर्जी की बात करो, उन्होंने पूछा ना कॉमन क्या चीज़ है, तो दोनों का एक्सप्रेशन जो है एनर्जी के लिए वो एक जैसा है। ऑल्सो दोनों ही किसको फॉलो करते हैं, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका व्हाट डू यू मीन बाय आइंस्टाइन टेम्परेचर, गिव इट्स एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेबी टेम्परेचर, गिव इट्स हाउ इट इज़ मेजर्ड। तो सिंपली है इट इज़ मेजर्ड, इट इज़ डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ये थीटा है आपका, थीटा E, which is represented by the factor this, where this having units of temperature and name as Einstein temperature, where H is a Planck's constant, Kb is Boltzmann constant, and V is the frequency of oscillations of atoms of solid. It is characteristic for metals and it lies between 100 and 200 Kelvin for most of the metals. तो इसके बारे में हमने सब कुछ बता दिया, इसका एक्सप्रेशन भी हमने बता दिया। यहाँ पे D बाय टेम्परेचर है तो उसके बारे में भी अब इसको पढ़ लेना, सिंपली बता रखा है। उसके बाद आ जाओ, अब मैंने जो थोड़े से 2-3 न्यूमेरिकल्स डाले हैं जो कि काफ़ी बार रिपीट हुए थे, ये वाला भी बहुत बार रिपीटेड था तो इसको भी अच्छे से कर लेना और ये आपको आता भी होगा। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स व्हेन 2 पार्टिकल्स आर बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 2 सेल्स अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोज आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। तो देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल सेल। तो कितने भी नंबर्स ऑफ पार्टिकल एक सेल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो 2 पार्टिकल्स थी, 2 बॉक्स थे आपके पास, 2 पार्टिकल्स से 2 सेल्स थी, तो एक बार इसमें A आ गया, इसमें B आ गया, इसमें B आ गया, इसमें A आ गया, इसमें एक बार दोनों आ गए, इसमें एक भी नहीं आया, इसमें एक भी नहीं आया, इसमें दोनों आ गए, तो 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपकी हो गई। उसके बाद जो बोज आइंस्टाइन में इसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्टिकल्स इनडिस्ट्रीब्यूशन है एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इसमें क्या है, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो वह बात आगे कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो हो सकता है कि आपने एक इसमें डाल दिया हो, दोनों इसमें डाल दिए, इसमें एक भी ना डाला हो, और इसमें एक भी ना डाला हो, इसमें दोनों डाल दिए हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपकी अरेंजमेंट्स 3। फ़र्क क्या होता है इसमें और इसमें, बस यही है कि इसमें आप इनको डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते। आपके लिए ये भी बोल है और ये भी बोल है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें डाल रहे हो कि इसमें डाल रहे हो। बट यहाँ क्या है, वो स्पेसिफाइड है कि वो ग्रीन है और वो ब्लू है। तो हो सकता है कि यहाँ ग्रीन हो, यहाँ ब्लू हो, यहाँ ब्लू हो, यहाँ ग्रीन हो। तो इस चीज़ में यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। बस यहाँ 4 थी और यहाँ 3 और 4 थी, ठीक है। अब आ जाओ फर्मी डायरेक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल सेल। तो इनडिस्टिंग्विशेबल भी है और एक पार्टिकल एक ही सेल को ले सकता है। तो फिर यही पॉसिबल अरेंजमेंट है कि एक इसमें और एक इसमें। तो इसमें एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि ये इसका लॉ ही यही है। ओके, देन 19th है आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP, ऑल्सो फाइंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से दे रखा था, सीधा पूछ रखा था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP, बस यहाँ तक। इस क्वेश्चन में तो आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी निकाल के दिखा रखा कि अगर आ जाए तो। और एक बात और, उसमें आपको ये वैल्यूज़ बिल्कुल भी गिवन नहीं थे, तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। क्या है, इन न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर का ये है, मोस्ट प्रोबेबल का ये है। अगर ये वैल्यूज़ याद है तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपके फ्री के मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो मैं भी कह रही हूँ कि ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, मैंने तो लिख दिया आपके लिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि मैंने जहाँ से क्वेश्चन नोट किया वहाँ वैल्यू गिवन थी, बट पेपर में वैल्यू गिवन नहीं थी। तो आप इन वैल्यूज़ को लर्न कर लेना, ठीक है। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, क्योंकि इसका 2 होता है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एक का निकालना है ना, तो 2 डिवाइड बाई दिस हो जाएगा। आपने क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर का ये होता है 3 है। के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, दे रखी है। टी की वैल्यू यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू किस, देखो 3 की वैल्यू पुट कर दी आपने, के की वैल्यू पुट कर दी, और एन के लिए ये था, तो मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू ये एम था, एम डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर आपको पता है कि कितना लेना है, क्योंकि NTP की बात की तो 273 लेना है, ठीक है। एम क्या हो जाएगा, 2 बाय ये होगा ना, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी और ये 273 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। अगर मोस्ट प्रोबेबल पूछे तो निकालना, वरना आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। उसका फॉर्मूला क्या था, 2kT बाय एम का अंडर रूट था। तो फ़र्क क्या है, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 था, बस बाकी सेम है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द एवरेज स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ नाइट्रोजन गैस इज दिस टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट 300 की। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो पहले ये देखो कि बात किस किस की गई है। यहाँ पे ना एक तो एवरेज स्पीड की बात की गई है, ठीक है, और तो किसी स्पीड की बात नहीं गई। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर बताओ जिस पे आपकी एवरेज स्पीड जो है नाइट्रोजन गैस की वो 1/√7 टाइम्स है, किससे, एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस से। और आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। तो क्योंकि एवरेज स्पीड की बात की गई है, तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला लिख लूँगी। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो मैं इन दोनों के लिए फॉर्मूला बना लूँगी। तो देखो एवरेज स्पीड की बात की गई तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इसके साथ एन ऐड कर दिया, यहाँ पे भी एन हो गया। ऑक्सीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। और टेम्परेचर हमें गिवन है कि वो 300 केल्विन है, तो मैंने टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब क्या गिवन है कि नाइट्रोजन की जो एवरेज स्पीड है वो 1/√7 है ऑक्सीजन की एवरेज स्पीड की। जो चीज़ गिवन थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। इसकी वैल्यू भी निकाली थी, यहाँ पुट कर दी 1/√7। इसकी वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने यहाँ क्यों नहीं पुट किया 300 के। अरे क्वेश्चन क्या था, देखो फाइंड द टेम्परेचर एट विच, हमें नाइट्रोजन गैस का तो टेम्परेचर निकालना ही है और आपको ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर दे रखा है। ये चीज़ समझने की, यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर निकालना है जिस पे आपकी नाइट्रोजन गैस की एवरेज स्पीड 1/√7 है एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन गिवन है। तो मैंने इसलिए ऑक्सीजन वाले में टेम्परेचर को 300 रखा, इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी k था, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे k था, कैंसिल कर दिया मैंने, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो T/m ऑफ n बचा। यहाँ पे 1/√7 3/mo। अब mn का क्या मतलब है, मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे mo का क्या मतलब है, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों की वैल्यूज आपको पता है, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32। तो डिवाइड करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5 केल्विन,
हैंस दिस इज़ योर आंसर। तो इस वीडियो आपको, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अपना ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तो ही बाहर जाना, और अगर बाहर जाओ तो सेफ्टी से जाना, बीमार मत होना इन दिनों में क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।